हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फ्लाई हाई। फ्लाई हाई के इस वीडियो में ऑक्सीजन से संबंधित प्रश्नों को कवर किया गया है और ऑक्सीजन के बिना व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ही जरूरत क्यों पड़ती है और भी बहुत कुछ। तो फ्लाई इस वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। फ्लाई हाई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ये हमारा यूट्यूब का चैनल है। अगर ये वीडियोस पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं। देखिए, अगर इसको समझना है तो सबसे पहले ये समझिए कि ऑक्सीजन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तब समझ में आएगा कि ऑक्सीजन कम होने से क्या होगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी का सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है सेल। बहुत सारे सेल्स से मिलकर क्या बना होता है, तो टिश्यूज बने होते हैं। बहुत सारे सेल से मिलकर क्या बने होते हैं, टिश्यूज बने होते हैं। और बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर क्या बना होता है, ऑर्गन बना होता है। और बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर क्या बना होता है, तो ऑर्गन सिस्टम बना होता है। मैं बहुत सारी वीडियो में ये सारी चीजें बताया हुआ हूँ। ऑर्गन सिस्टम बनाओ, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, तो हमारी बॉडी बनाते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है हमारी बॉडी बनने का। अब समझिएगा ऑक्सीजन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। देखिए, हम दिन भर में कुछ भी खाएं, इवन चावल दाल रोटी सब्जी सोयाबीन दाल तेल, कुछ भी खाएं, हम दिन भर में केवल और केवल तीन ही चीज खाते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, पहला कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा हम क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे आपका रोटी हो गया, चावल हो गया, आलू केला और ये सब सारी हल्की हल्की जो मीठी चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट आ गई। दूसरा चीज आपका क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, जिसमें सोयाबीन दाल और ये सारी चीजें आ गई। तीसरा चीज क्या हो गया, हमारा लिपिड हो गया, जिसको हम ड्रॉप के रूप में लेते हैं, यानी तेल। तो हम दिन भर में कुछ भी खाएं, हम यही तीन चीज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड। अब समझिएगा, जब ये तीनों चीज हम खाएं तो क्या इससे हमको एनर्जी मिला, नहीं, इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिला, क्योंकि ये हमारा कैसा पार्ट है, ये लार्ज पार्ट है। ठीक है, एनर्जी अब क्या होगा बॉडी में, अब इस लार्ज पार्ट को तोड़ा तोड़ा जाएगा, तब ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये लार्ज पार्ट को स्मॉल पार्ट में तोड़ने का काम कौन करेगा, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र क्या करेगा, इसको स्मॉल पार्ट में तोड़ देगा। लेकिन जब पाचन तंत्र और ये सिस्टम पूरा होगा कहाँ, तो ये हमारे अमाशय में होगा, हमारे पेट में होगा। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है जो इस लार्ज पार्ट को स्मॉल पार्ट में तोड़ेगा। ठीक है, स्मॉल पार्ट में तोड़ेगा। और इसी स्मॉल पार्ट में जब ये टूट जाता है तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोज, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्मॉल पार्ट। लेकिन अभी यहां तक हमें कोई एनर्जी नहीं मिला, मतलब हम कार्बोहाइड्रेट लिए, प्रोटीन लिए, लिपिड लिए। ठीक है, और ये सारी चीजें एक लार्ज पार्ट था, और ये लार्ज पार्ट को तोड़ा गया स्मॉल पार्ट में। और जब स्मॉल पार्ट में इसको तोड़ा गया तो यही स्मॉल पार्ट कहलाता है ग्लूकोज। लेकिन अभी तक इस ग्लूकोज से हमें कोई एनर्जी नहीं मिला। अब इसको एनर्जी में बदलने के लिए करना क्या होगा, कि जब ये ग्लूकोज टूटेगा ना तब हमें एनर्जी मिलेगा। अब होगा क्या, कि जब हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, अगर मैं ग्लूकोज को लिखूं, ठीक है, तो कुछ से 6H12O6। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जब हम बाहर से एयर लिए ना, तो वो जो एयर के साथ ऑक्सीजन आया, अब वो ऑक्सीजन आके हमारे ग्लूकोज के साथ जुड़ता है। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन आके हमारे ग्लूकोज के साथ जुड़ेगा। जब ऑक्सीजन आके हमारे ग्लूकोज के साथ जुड़ता है ना, तो समझिएगा ऑक्सीजन है क्या, किसी भी चीज को अगर हमको जलाना हो ना, तो ऑक्सीजन के मदद से ही हम इसको जला सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के हम इसको नहीं जला सकते। ठीक है, क्योंकि आग लगाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर हम एक मोमबत्ती जलाएं और मोमबत्ती जलाने के बाद उसको ग्लास से ढक दें, तो मोमबत्ती तब तक जलेगी जब तक गिलास के अंदर ऑक्सीजन है। जैसे ही गिलास के अंदर की ऑक्सीजन पूरी जल जाएगी, मोमबत्ती ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये कैसा काम करता है, ठीक है, हमारी बॉडी में, तो ये हमारी बॉडी में मतलब इसको ऑक्सीडेशन का काम करता है, आग लगाने का, ऑक्सीडेशन का काम करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, आग लगाने में सहायता करना। तो अब होगा क्या, कि जब ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ जुड़ेगा, तो ये इस ग्लूकोज को क्या करेगा, जला देता है, पका देता है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि पका देता है। ठीक है, जब ये ग्लूकोज टूटेगा ना, तो ये ग्लूकोज तीन पार्ट में टूटता है। एक आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपका बनता है पानी, और तीसरा आपका बनता है क्या, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। अब ये जो एनर्जी हम बना ये एनर्जी जाके हमारी सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जाके स्टोर हो जाता है। अब समझिएगा, ये एनर्जी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हुआ। अब ये इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।
ठीक है, ऑफ द सेल कहते हैं। अब ये एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हुआ वो अब किसके पास पहुंचा, सेल के पास। सेल से किसके पास पहुंचेगा, तो टिश्यूज के पास पहुंचेगा। टिश्यूज से किसके पास पहुंचेगा, ऑर्गन। ऑर्गन से किसके पास पहुंचेगा, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के बाद किसके पास पहुंचेगा, पूरी बॉडी में पहुंचेगा। सपोज अगर मान लीजिए कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं आया तो क्या ये ग्लूकोज अब टूटेगा। जब ग्लूकोज ही नहीं टूटेगा तो क्या एनर्जी बनेगी। जब एनर्जी नहीं बनेगी तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होगा, नहीं। अगर एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर नहीं होगा तो कौन मर जाएगा, सेल मर जाएंगे। सेल्स के बाद कौन मर जाएंगे, टिश्यूज मर जाएंगे। इसके बाद ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर हमारी बॉडी डेथ कर जाएगी। आ रहा है समझ में, मतलब ऑक्सीजन का कितना बड़ा रोल होता है। यही कारण है कि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब समझिएगा होता क्या है, कभी कभी सपोज मान लीजिए किसी को अस्थमा है या किसी को निमोनिया है, तो होता क्या है, सांस लेने वाली नली में इंफेक्शन हो गया। अब वो नली सिकुड़ गई तो ऑक्सीजन की मात्रा कम आएगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम आएगी तो ये ग्लूकोज प्रॉपर वे में टूट नहीं पाएगा, तो उस व्यक्ति का सांस फूलना और धीरे धीरे अगर ये ऑक्सीजन आना एकदम बंद हो जाएगा तो एनर्जी बनना बंद हो जाएगी, और जब एनर्जी बनना बंद हो जाएगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा, रक्त में ऑक्सीजन की इसी कमी को हम कहते हैं हाइपोएक्सेमिया। हाइपोएक्सेमिया, ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोएक्सेमिया। अगर ये रक्त में ऑक्सीजन की कमी आएगी तो हमारे टिश्यूज में भी ऑक्सीजन की कमी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। अगर टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं हाइपोक्सिया, समझिएगा, रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोएक्सेमिया, ठीक है, और टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया। अगर मान लीजिए टिश्यूज में जब ऑक्सीजन कम हुआ तो होता क्या है कि अब हमें जब एनर्जी कम मिलेगी तो क्या हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और जब ऑक्सीजन के बिना हमारा ब्रेन काम करना, हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है या काम करना बंद कर देता है, इस स्थिति को हम कहते हैं एनॉक्सिया। मतलब रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोएक्सेमिया, और टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया। और अगर ऑक्सीजन की वजह से मस्तिष्क काम करना डैमेज हो जाए, डैमेज होने लगे, मस्तिष्क काम करना स्लो काम करने लगे, बंद हो जाए, डैमेज हो जाए, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, एनॉक्सिया। देखिए ल्यूकेमिया क्या होता है, जब ब्लड सेल्स में मतलब डब्ल्यूबीसी, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जरूरत से ज्यादा जब बढ़ने लगती है, तो इस स्थिति को कहते हैं ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर को ही हम लोग वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ल्यूकेमिया, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, एनॉक्सिया होगा नहीं, क्योंकि ये मस्तिष्क के डैमेज को बताता है, ठीक। ये टिश्यूज में रक्त की कमी को बताता है, तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी को कौन बताता है, हाइपोक्सेमिया, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, 100 ml रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो मेरी बात समझिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में ऑक्सीजन की जो मात्रा है ना, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 20% होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में ऑक्सीजन की मात्रा 20% होती है। अगर हमसे 100 ml की बात करें तो 100 ml का भी तो 20% होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तब भी तो 20% होगा। तो अगर हमसे जब व्यक्ति के रक्त में ही 20% ऑक्सीजन होता है, तो फिर हम चाहे रक्त का कोई सा भी अमाउंट निकाले, उसका 20% ही राइट आंसर होगा। तो 100 ml में पूछा जा रहा है, तो 100 ml का 20% कितना होगा, 20। तो राइट आंसर क्या होगा, 20। नेक्स्ट, हवा में ऑक्सीजन अलग करने की विधि को क्या कहते हैं। देखिए समझिएगा अब इस बात को। देखिए होता क्या है कि अगर हम वायुमंडल के अंदर, ये हमारा वायुमंडल है, इसके अंदर तो सारी गैसेस है ना, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम भी है, नियॉन भी है, सारी गैसेस है। अब इसमें से हमको ऑक्सीजन को अलग करना है, तो समझिएगा ऐसा हमें क्यों। देखिए अलग अलग गैसों का अलग अलग काम में यूज किया जाता है। जैसे सपोज अगर हम चिप्स की बात करें तो चिप्स के पैकेट में देखे होंगे आप लोग, चिप्स का पैकेट फुला होता है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसी गैस के कारण वो क्या होता है, फुला हुआ होता है। नाइट्रोजन इसलिए बना हुआ होता है कि ये जल्दी मतलब रिएक्ट नहीं करता, तो काफी दिन तक चिप्स का पैकेट चल जाता है।
अगर अब देखे होंगे टायरों में भी क्या होता है, नाइट्रोजन भरा है। अक्सर टायरों में कॉमन एयर भर दिया जाता है, लेकिन होता क्या है, जब गाड़ियां हाईवे पे चलती है ना, तो हाईवे पे चलने के बाद जब टायर गर्म होते हैं तो क्या होता है कि एयर गर्म होगा, और जब एयर गर्म होगा तो उसके अमाउंट बढ़ जाते हैं, मतलब उसकी संख्या बढ़ जाती है, तो टायर ब्लास्ट होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। यही कारण है कि टायरों में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आप प्लेन के भी टायरों में देखें तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऐसा तो अलग अलग गैसों का अलग अलग रूप है। अब इस नाइट्रोजन जैसा ही एक मिलता जुलता कॉमन नाम है, आप सुने होंगे नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है कि आप देखे होंगे इसको लाफिंग गैस कहते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन से कंफ्यूज मत होइएगा। नाइट्रस ऑक्साइड ये क्या होता है, लाफिंग गैस होता है, हंसाने में मदद करता है, इसलिए इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा। कार्बन डाइऑक्साइड की मैं एक तो बात बताऊं तो होता क्या है, आप देखे होंगे गेहूं जो होता है ना, गेहूं, तो गेहूं में एक प्रोटीन पाया जाता है ग्लूटेन नाम का। ठीक है, गेहूं में एक प्रोटीन पाया जाता है ग्लूटेन नाम का। ये ग्लूटेन क्या काम करता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने की, यानी अवशोषित करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम आटे में पानी मिलाकर गूंथते हैं तो ये ग्लूटेन क्या काम करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। अब जब होता क्या है कि जब हम इसको अब रोटी के रूप में पकाते हैं और जब इसको तवे पे रखते हैं, तो जब ये ग्लूटेन हीट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की कोशिश करता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की कोशिश करता है तो ग्लूटेन इसे निकलने नहीं देता है। यही कारण है कि रोटी फूल जाती है। ठीक है, तो रोटी फूलने का कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, ऐसा। तो अलग अलग गैसों का अलग अलग क्या होता है, काम होता है। ठीक है, अलग अलग गैसों का अलग अलग काम होता है। तो अब समझिएगा इसमें है क्या, कि अगर मैं बात करूं कि इस नेचर में से अगर मेरे को ऑक्सीजन को अलग करना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है और हम इसको कैसे अलग करते हैं। ठीक है, ऐसा। तो देखिए है क्या, अगर मैं इसके प्रोसेस की बात करूं, ठीक है, तो होता क्या है, हम कि इसको कैसे अलग करते हैं। तो देखिए होता क्या है, प्लांट, आप प्लांट को समझिएगा, ये प्लांट का जो होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग फिल्टर, इसको कहते हैं हम लोग फिल्टर। ये फिल्टर क्या काम करता है, धूल डस्ट और इन सबको अलग कर लेता है। इसके बाद से होता क्या, अब इस एयर में तो सब कुछ है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बहुत सारी गैसेस हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब इस इन सारी गैसेस में से धूल डस्ट और ये सब अलग कर लिया गया। इसके बाद से क्या होता है, इन गैसों को भेजा जाता है अगले चैम्बर में। ठीक है, और ये चैम्बर क्या करता है, यहाँ पे इसको हम हीट करते हैं। जब हम हीट करते हैं, देखिए ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना -183 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका क्या होता है, 183 डिग्री सेल्सियस, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस पॉइंट पे आने के बाद ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी सारी गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट जो है इससे ज्यादा होता है, तो जब हम इससे ज्यादा हीट करेंगे तब वो सारी गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होंगी। अब समझिएगा, यहां से ऑक्सीजन गया इस चैम्बर में, यहां हीट हुआ, हीट होने के बाद क्या होता है कि अब इसको ठंडा करने के लिए अगले चैम्बर में भेजा जाता है। ठीक है, तो जब अगले चैम्बर में भेजा जाता है और जब -83 डिग्री तक सेल्सियस तक पहुंचता है, तो ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। बाकी सारी गैसेस जो है वो गैसेस फॉर्म में ही है, क्योंकि अभी उनके बॉइलिंग पॉइंट तक हम लोग नहीं पहुंचे। अभी हम लोग किसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे, ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट पे। तो केवल ऑक्सीजन गैस ही क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। बाकी सारी गैसेस को हम लोग निकाल देंगे। बाकी ये जो लिक्विड वाला पोर्शन बचा, इसको हम लोग एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा। तो इस तरीके से हम गैसों ऑक्सीजन को अलग करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एयर सेपरेशन। ये एक कॉमन वर्ड है, एयर सेपरेशन। ठीक है, अगर इसको हम साइंटिफिकली नाम से बोले तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस के जरिए क्या होता है कि हम लोग इस एयर को अलग करते हैं। ठीक है, ऐसा। इसको कॉमन नाम क्या है इस ऑप्शन के अनुसार, एयर सेपरेशन। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन को अलग करते हैं। अब समझिएगा, जो हॉस्पिटल में मरीज होते हैं उनको हम लोग कैसे ऑक्सीजन देते हैं। अब समझिएगा, इस बात को ऐसे समझिए, देखिए ये है, सपोज मान लीजिए जब मछलियां होती हैं तो ये है पानी और यहां पे है ऑक्सीजन। अब होगा क्या कि
एटमॉस्फेयर का मतलब वायुमंडल का प्रेशर इतना ज्यादा है, ठीक है, कि ये ऑक्सीजन आसानी से पानी के अंदर चला गया और पानी के अंदर ये घुल गया, मछलियां इसको ले ली। अगर इस एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हम कम कर दें तो क्या ये ऑक्सीजन अब पानी के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। सेम उसी तरह मनुष्य जो मरीज होता है ना, उसका फेफड़ा इतना डैमेज हो गया होता है, इतना डैमेज हो गया होता है कि वो आसानी से ऑक्सीजन को खींच नहीं पाता। यही कारण है कि हम सिलेंडर के जरिए प्रेशर देते हैं, जब प्रेशर देते हैं तो ऑक्सीजन उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम मरीज के अंदर ऑक्सीजन की प्रक्रिया को करते हैं, ठीक है, ऐसा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, एयर सेपरेशन। एनजीएल प्रोसेस क्या होता है? एलपीजी को हम जब अलग करते हैं, एलपीजी गैस बनाते हैं, तो वो एनजीएल प्रोसेस से होता है, नेचुरल गैस उस प्रोसेस से होता है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है रिफाइनरी प्रोसेस, ये क्या होता है? जब हम तेल में से चिकनाई को हटाते हैं, लुब्रिकेंट को हटाते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनरी प्रोसेस, ठीक है, ऐसा। तो ये चीज है। राइट आंसर क्या कौन सा होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी गैस ईंधन को जलाने में सहायता करती है, ठीक है, ऐसा। तो देखिए होता क्या है कि ऑक्सीजन गैस जो होती है ना, ठीक है, वो ज्वलनशील नहीं होती, लेकिन जलने में मदद करती है। ठीक उसी तरह जैसा मैंने पिछले उस क्वेश्चन में बताया कि अगर एक मोमबत्ती को जलाकर शीशे के ग्लास से ढक दीजिए, तो जितना ऑक्सीजन ग्लास के अंदर होगा, मोमबत्ती उतनी देर जलेगी, फिर वो बुझ जाएगी, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से और समझिए होता क्या है। अगर मान लीजिए कहीं आग लगा हो, तो वो पानी से कैसे बुझ जाता है? जब हम आग के ऊपर पानी को फेंकते हैं ना, तो पानी क्या काम करता है? पानी वाष्प की तरह उस आग के चारों तरफ फैल जाता है, और ये जो वाष्प चारों तरफ आग के फैल गया, तो वो क्या काम करता है? एक सर्कल बना देता है, और ये सर्कल क्या काम करता है? ऑक्सीजन को अब बाहर से अंदर नहीं जाने देता। तो जब ऑक्सीजन को अब बाहर से अंदर नहीं जाने देगा, तो आग धीरे धीरे क्या होगी? बुझ जाएगी, ठीक है, ऐसा। तो ये होता है। तो ऑक्सीजन गैस जलने में मदद करता है, पर ज्वलनशील नहीं होता है। पर एक गैस ऐसा होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस ऐसा होता है ना, जो ज्वलनशील होता है। यही कारण है कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ये दोनों को जब रिएक्ट कराते हैं ना, तो इतना एनर्जी, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, हाइड्रोजन खुद जल जाती है, तो ये दोनों गैस को जब हम रिएक्ट कराते हैं ना, तो इतनी तगड़ी एनर्जी कन्वर्ट होती है कि इस एनर्जी के जरिए रॉकेट को उड़ाया जा सकता है, ठीक है। ये क्लियर है? तो इस तरीके से तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑक्सीजन, ठीक है। ईंधन को जलाने में कौन सा गैस मदद करता है? ऑक्सीजन। जलने में सहायता कौन सी करती है? ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट देखिए है क्या, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन की खोज के लिए दो लोगों का नाम आता है, एक कार्ल विलियम सिले और दूसरा जोसेफ प्रिस्टल, ठीक है। इन दोनों लोगों ने ऑक्सीजन की खोज की थी, मतलब ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाया जाता है? तो देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ होता क्या है कि हम हीलियम गैस मिलाते हैं, ठीक है, हीलियम गैस मिलाते हैं। क्योंकि हीलियम गैस क्या होता है? ये एकदम सीधा साधा गैस होता है, और ये रिएक्ट नहीं करता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। होता क्या है, गोताखोर जब समुद्र के अंदर जाते हैं ना, तो दाब इतना ज्यादा, जितनी समुद्र के गहराई के अंदर जाएंगे उतना ही ज्यादा दाब बढ़ जाता है, और जब दाब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो कभी कभी क्या होगा कि गोताखोर की दम घुटने की वजह से मृत्यु हो जाती है, ठीक है, दाब के प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर हम, और ये हीलियम को इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि अब जब ये हीलियम ना एकदम सीधा साधा गैस होता है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, तो ये जल्दी ब्लड में घुलनशील नहीं होता। तो होता क्या है कि जब ऑक्सीजन के साथ हम हीलियम को भी देंगे, तो हीलियम ब्लड में घुलेगा नहीं, जब घुलेगा नहीं तो ये प्रेशर को मेंटेन कर देगा। यही कारण है कि ऑक्सीजन के साथ हम हीलियम गैस देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए है क्या, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि वायुमंडल में 78% देखिए नाइट्रोजन होता है, और वही लगभग 21% के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 20 पॉइंट कुछ समथिंग होता है। हम लोग लगभग की बात किया है यहाँ पे, तो लगभग 21%, और ये कहा जाता है 1% कोई और गैसेज होती है। तो इस ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए है क्या, शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ठीक है। तो शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? देखिए है क्या, अगर मैं ब्लड की बात करूं, तो ब्लड के दो पोर्शन होते हैं, ठीक है, दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन को बोलते हैं लिक्विड पोर्शन, और एक को बोलते हैं सॉलिड पोर्शन, ठीक है, सॉलिड पोर्शन, ठीक है। अब देखिए होता क्या है
कि लिक्विड पोर्शन और सॉलिड पोर्शन। लिक्विड पोर्शन को ही हम कहते हैं प्लाज्मा, लिक्विड पोर्शन को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा, और ये हमारे ब्लड का 55% होता है। सॉलिड पोर्शन को हम कहते हैं, सॉलिड पोर्शन को हम कहते हैं सेल, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है, प्लेटलेट्स हो गया, ये सारे पोर्शन क्या है, ठीक है, सॉलिड वाले पोर्शन है। सॉलिड वाले पोर्शन का भाग कितना होता है, 45%। अब समझिएगा, अगर मेरे को किसी चीज को बहाना है तो लिक्विड वाला पोर्शन जब ज्यादा होगा तभी तो वो चीज बह पाएगी, वरना बह ही नहीं पाएगी। अगर सॉलिड वाला पोर्शन ज्यादा होगा तो क्या कोई भी चीज उसमें फ्लो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। कोई भी न्यूट्रिशन क्या फ्लो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो फ्लो कराने के लिए, बॉडी में बहाने के लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी, लिक्विड वाले पोर्शन की, और लिक्विड वाले पोर्शन को ही हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। आगे भी मैं इस तरह के वीडियोस लेते आऊंगा। थैंक यू।